कंप्यूटर और यूजर्स ईमेल, जिसके अंदर जो सा ना एक लिंक होता है या एक अटैचमेंट होती है। अटैचमेंट या तो डाउनलोड हो जाती है या लिंक के ऊपर आप क्लिक करते हैं एंड यू आर देन रीडायरेक्टेड टू अ फेक और अ बोगस वेबसाइट। और उस बोगस वेबसाइट के ऊपर यू पोटेंशियली समहाउ write or type in your personal details or your information such as credit card numbers, user ID, login ID, passwords, इस तरह की बहुत सारी डिटेल्स। इससे आइडेंटिटी थेफ्ट होता है और इससे आपका डेटा लॉस हो जाता है, ठीक है। और आपके सिस्टम के अंदर जितनी भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो स्टील की जाती है, ठीक है। इससे बचने के लिए ईमेल फिल्टर्स भी लगाए जाते हैं। स्पैम ईमेल्स को ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी फिल्टर आउट कर रहा होता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वो भी जो फिशिंग ईमेल्स हैं उनको वो मॉनिटर कर रहा होता है, देख रहा होता है, ठीक है। इसके अलावा एक और भी टर्म थी जो लास्ट क्लास में हमने देखी थी, दिस वाज स्पीयर फिशिंग। स्पीयर फिशिंग कौन सी वाली होती है, जिसमें जैसे मैंने भी बताया कि स्पीयर बोलते हैं नेजा, ठीक है। जो तो नेजा पुराने जमाने जंगों वाला वो मारते थे, एक बंदे को जाके सिर्फ टारगेट होके लगता था। तो स्पीयर फिशिंग क्या होगा कि आप किसी कंपनी को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी एक स्पेसिफिक सिस्टम को आप टारगेट करके उसके लिए एक ईमेल या इस तरह की फिशिंग अटैक जनरेट करते हैं ताकि उस ऑर्गेनाइजेशन को किसी तरह से नुकसान पहुंचाया जा सके। इसको बोलते हैं स्पीयर फिशिंग, ठीक है। ये बात क्या नहीं, ये होता है कि उस पहले सिस्टम की, उस कंप्यूटर की या उस ऑर्गेनाइजेशन की सारी डिटेल्स पहले मॉनिटर की जाती हैं, कलेक्ट की जाती हैं और एक स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। उसके हिसाब से जो है ना फिर स्पीयर अटैक्स जनरेट किए जाते हैं। अब वो स्पीयर अटैक्स, स्पीयर फार्मिंग भी हो सकता है, स्पीयर फिशिंग भी हो सकता है एंड किसी भी टाइप के स्पीयर अटैक्स हो सकते हैं, बट अभी मैं स्पीयर फिशिंग की बात कर रहा था। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फार्मिंग से रिलेटेड। फिशिंग का ईमेल से ताल्लुक था, फार्मेट का आपके कंप्यूटर में या आपका जो दूसरा DNS सर्वर है या आपका जो दूसरा आपका वेब सर्वर है उसमें किस तरह की फाइल कह लें कि इंस्टॉल करवाना और उसकी हार्ड ड्राइव के ऊपर एक ऐसी फाइल या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाना जो हर दफ़ा जब आप इंटरनेट को सर्च कर रहे होते हैं, किसी एक वेबसाइट को सर्च करते हैं तो वो वेबसाइट नहीं ओपन होती, कोई और रीडायरेक्ट हो जाते हैं किसी और वेबसाइट की तरफ। लाइक यूजर इज रीडायरेक्टेड ऑन सम अदर वेबसाइट जस्ट बिकॉज on your hard drive there is a code which is installed। वो आपको कोड हमेशा रीडायरेक्ट कर देता है जब भी आप इंटरनेट को सर्च करने के, इंटरनेट के जरिए वेब www को, वर्ल्ड वाइड वेब को सर्च करने की कोशिश करते हैं, किसी और तरफ ही ले जाता है, जाना कहीं और होता है। क्यों? क्योंकि DNS के जरिए सारा अटैक भी अगर हो सकता है। DNS डोमेन नेम सर्वर पे अगर ये अटैक जनरेट हो, आप फॉर एग्जांपल सर्च कर रहे होते हैं किसी एक मिसाल के तौर पे एक बैंक की वेबसाइट को आप सर्च करते हैं, क्योंकि आपको मालूम है हमारा वेब ब्राउजर एक जब वेब एड्रेस लिखता है तो वो DNS से क्या चीज मांगता है, IP एड्रेस मांगता है। DNS के पास पूरा डेटाबेस होता है ना, ऑल डोमेन नेम्स एंड देयर रिस्पेक्टिव IP एड्रेसेस। सो IP एड्रेस इज रिटर्न बैक। अगर DNS ही गलत IP एड्रेस रिटर्न कर दे, वेब ब्राउजर को तो नहीं पता चलेगा, वो तो एक गलत वाले IP एड्रेस के लिए अपना रूट डेवलप करके वो वेबसाइट या वेब पेज ओपन करवा देगा, ऐसा ही है ना। तो DNS के ऊपर भी अटैक जनरेट हो सकता है और वेब ब्राउजर खुद भी जो सा है यहाँ से रिक्वेस्ट ऐसी जनरेट हो कि आप बैंक को, आप किसी एक स्पेसिफिक अपने बैंक को आप सर्च कर रहे हैं लेकिन वो रिक्वेस्ट जनरेट होते हुए बैंक तब्दील होकर आगे से चला जाए। अब बहुत माइनर सा फर्क होगा, मिसाल के तौर पे अब करते भी ये लोग क्या है कि जो URL वगैरह ना, URL में थोड़े सा ना स्पेलिंग मिस्टेक कर लेते हैं, तो ये तो कोई भी स्पेलिंग तो नहीं याद रखेगा ना, क्या ख्याल है? स्पेलिंग तो नहीं याद रखेगा। जिस तरह Gmail है, gmail.com है, बहुत बार अक्सर औकात मैं खुद टाइप करते हुए gmail.com लिखता हूं तो वो ओपन नहीं होती, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। अगर इसी तरह आप अपना ईमेल एड्रेस लिखते हैं, लेट्स से मिसाल के तौर पे alifarhad_123@gmail.com। अब किसी बंदे ने लिखा होगा अली फरहाद, ठीक है, अंडरस्कोर -123@gmail.com। अब हर बंदे ने मेरा ईमेल एड्रेस तो नहीं याद किया हुआ, चलो जिसने याद कर लिया तो फॉर्मेट तो एक ही तरह का दिख रहा है लेकिन एक कैरेक्टर ऊपर नीचे सिर्फ, या 123 है तो 122 133 233 234। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? के नहीं, डिफरेंट यूजर आईडीज इससे बनते हैं। तो इस तरह ना यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, लाइक जब भी आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो इस तरह की भी ट्रिक्स वगैरह इसके अंदर इस्तेमाल होती हैं। समझ रहे मेरी बात के नहीं? सो फार्मिंग क्या होता है, एक कोड इंस्टॉल किया, malicious code is installed on a user's computer or on an infected website। वेबसाइट के ऊपर भी एक कोड। अब एक वेबसाइट इन्फेक्ट कैसे हो सकती है? समटाइम्स एक वेबसाइट खुद ही इन्फेक्टेड है, खुद ही malicious वेबसाइट है।
समझ आ रही है कि नहीं? अब मलिशियस वेबसाइट किस तरह की है? वो एक चोर जहन या एक मलिशियस जहन रखने वाले इंसान ने एक वेबसाइट बनाई जो आपको कुछ फ्री सॉन्ग्स प्रोवाइड करता है। क्या करता है? फ्री सॉन्ग्स प्रोवाइड करता है। तो लोग क्या करते हैं, सॉन्ग्स को डाउनलोड करने के लिए वो वेबसाइट ओपन करेंगे, वेबसाइट ओपन करते हुए एक सॉन्ग के डाउनलोड पर क्लिक मारेंगे तो हर दफा गलत डाउनलोड हो रहा होगा, गलत फाइल्स क्या होंगी आपके कंप्यूटर में डाउनलोड होने लग जाएंगी। समझ रहे हैं मेरी बात के नहीं? अब ये क्या करना है, ये ट्रिक करना है एक यूजर को। अब आपके कंप्यूटर में एक कोड इंस्टॉल हो गया, अब आप हर दफा जो उनसे ना किसी बोगस वेबसाइट की तरफ डायरेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, बिकॉज एक्शन आपने खुद परफॉर्म किया था, उस सॉफ्टवेयर आपने क्लिक किया था डाउनलोड। तो और सेकंड ऑप्शन ये भी हो सकती है कि एक वेबसाइट है बट उनके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स उस वेबसाइट या वेब सर्वर के इतने अच्छे नहीं है, तो जो मलिशियस या हैकर या इस तरह के जो रोग एक्टर्स इंटरनेट के ऊपर मौजूद होते हैं वो उस वेबसाइट को ही करप्ट कर दें, अगर वेबसाइट के सर्वर को करप्ट करें, ताकि जब कभी भी एक कह लें कि लेस सिक्योर वेबसाइट को अगर यूजर्स एक्सेस करते हैं ना, तो वो तो वेबसाइट खुद ही क्या हुई भी होगी, करप्ट हुई भी होगी। तो वो अपना दिफा खुद नहीं थी कर सकती, तो किसी ने आके उस वेब सर्वर पे अटैक किया, अब वो डेटा को हर दफा किधर रीडायरेक्ट करती है, किसी और जगह रीडायरेक्ट करती है। किधर रीडायरेक्ट करती है? किसी और जगह रीडायरेक्ट करती है वो वेबसाइट। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? समझ आई मेरी बात? सो इस माहम सही है ना, या तो यूजर पे भी अटैक हो सकता है या वेबसाइट पे भी अटैक हो सकता है। वेबसाइट पे भी कब? जब वो लेस सिक्योर वेबसाइट होगी। क्लियर हो रही सारों को मेरी बात? अच्छा, Why does farming pose a threat to data security? डेटा सिक्योरिटी के ऊपर क्यों थ्रेट होता है? ऑब्वियसली जब आप किसी फेक और बोगस वेबसाइट की तरफ रीडायरेक्ट होंगे तो आपको अपनी डेटा या अपनी डिटेल्स वगैरह सेंड करनी पड़ेंगी उसको, या लिखनी पड़ेंगी वहां पे किसी भी तर्ज के लिए। कोई भी चीजें आपने वहां पे एंटर करनी है, कुछ भी करना है, तो आपकी इंफॉर्मेशन तो स्टील हो जाएगी, डेटा थेफ्ट तो होगा उसके अंदर, ठीक है। And often the websites they come from the trusted source. They use the name of the trusted companies, famous companies, ठीक है, उनका नाम इस्तेमाल करती हैं। लेकिन सिर्फ फर्क क्या होता है, डोमेन नेम के अंदर एग्जैक्ट तो नहीं इस्तेमाल हो सकते ना डोमेन्स उस कंपनी के। Nike.com है अगर, तो नाइकी का क्या होगा? आज को आपको पता है ना, नाइकी के जो फेक ब्रांड्स होते हैं उन्होंने कितने डिफरेंट स्पेलिंग्स भी बनाए होते हैं, NIKEE, ये भी तो नाइकी बन रहा है। अगर कोई बंदा NIKEE.com, क्या ख्याल है? Nike_EE.com, ये भी तो URL है। लोग कहेंगे हाँ यार ये भी लेजिटिमेट है, Nike.com। समझ आ रही बात है कि नहीं? सो स्पेलिंग तो उसी तरह की है, क्या ख्याल है? सही है ना? अब एडिडास है, अब एडिडास का जो ब्रांड है वो किस तरह से लिखा होता है? ADDIDAS.com। अब एक बंदा एडिडास को अगर ABBIDAS दे, ये मतलब ये आंखों को ऐसी इल्यूजन दिखती है कि ये सेम ही है, क्योंकि डी और बी तकरीबन क्या होता है, हम उससे डिसीव हो जाते हैं। तो एक adidas.com वाले कितने ज्यादा सारे डोमेन नेम्स होंगे फिर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मेरी बात समझ आ रही जी? तो इस तरह जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना बड़ी बड़ी, जिनको डर होता है कि हमारे इस तरह डोमेन नेम्स स्टील हो सकते हैं और हमारा नाम मलाइन किया जा सकता है बाय एनी रोग एक्टर्स फ्रॉम द वर्ल्ड, ठीक है, तो क्या करते हैं, अपने स्पेलिंग से या अपनी डोमेन नेम से जो नेबरिंग क्रिएट होने वाली जितनी भी डोमेन नेम्स है ना वो भी खरीदते हैं, ताकि कोई दूसरा बंदा इसकी वो कोशिश ही ना कर सके। नहीं, यूआरएल में हमेशा इंग्लिश ही होता है, ठीक है। चाइना कर सकता है अगर उनके जो सर्वर्स हैं वो अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको अलाउ ना करें कि वो इंटरनेट की दूसरी किसी भी जगह से चीज़ों को सर्च करें, अपने सिर्फ लोकल चीज़ों को सर्च करें तो वो अपने बना सकते हैं। लेकिन इंटरनेट तो ग्लोबल कनेक्टिविटी है, तो ग्लोबल कनेक्टिविटी के लिए आपकी पूरी दुनिया की एक ही वो होनी चाहिए। आप अपनी लैंग्वेज तब्दील कर सकते हैं अपने वेब ब्राउजर की सेटिंग में जाके। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? वेब ब्राउजर की सेटिंग में जाके लैंग्वेज तब्दील कर सकते हैं, तो इट वुड मीन द सेम थिंग, ठीक है। और इसमें फिर वो ट्रांसलेटर्स भी लगे हुए होते हैं। अगर मिसाल के तौर पर मुझे जर्मन नहीं आती, डच नहीं आती मुझे, तो डच की कोई वेबसाइट है जिसको मैं एक्सेस करना चाहता हूँ तो मुझे फिर क्या करना पड़ेगा? मैं तो नहीं कर सकूंगा। क्या ख्याल है? स्पेशलाइज्ड कुछ लोग इस तरह की वेबसाइट्स बना सकते हैं कि जिसमें सिर्फ मिसाल के तौर पे उन लोगों को एक्सेस दी जाए जिनको पता है इसके बारे में और किसी को ना दी जाए। तो इसमें एक टेक्निक है कि ओनली लेजिटिमेट यूजर्स शुड कम एंड गेट एक्सेस। सबसे पहले आपने पूरी दुनिया के थ्रेड्स कम करके सिर्फ जर्मन थ्रेड्स को एक्नॉलेज कर लिया कि सिर्फ जर्मनी वाले लोग उसको थ्रेड जनरेट कर सकते हैं क्योंकि उनको लैंग्वेज आती होगी या जिसको डच आती है। उनमें से भी बहुत कम लोग इस तरह के होंगे जिनको पता होगा, मेजॉरिटी को तो पता ही नहीं होगा कि ये भी कोई यूआरएल एग्जिस्ट करता है,
ठीक है, इसलिए इंटरनेट के जो थ्रेट्स है ना वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, HTTP हो तो पोटेंशियली सिर्फ HTTP क्या करता है, इट्स अ प्रोटोकॉल व्हिच इज गवर्न फॉर कम्युनिकेशन ऑन द इंटरनेट, फॉर ट्रांसफरिंग वेब पेजेस ऑन द इंटरनेट। अगर उसको सिक्योर अंदाज में ट्रांसफर करना है तो फिर हमें HTTPS करना पड़ेगा। HTTP करेंगे तो उसमें कोई गारंटी नहीं है कि सिक्योरिटी होगी, 99% चांसेस होंगे कि वो आपको नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि वो खुद ऐसे प्रोटोकॉल्स फॉलो ही नहीं कर रही कि उसके पास कोई अटैक या थ्रेट आएगा तो क्लाइंट को वो सेव करेगी। HTTPS क्या करता है, वो गारंटी देता है, यानी कि वो एक सर्टेन टाइप की सिक्योरिटी इस्तेमाल करता है, जिससे क्या होता है कि क्लाइंट को सिक्योरिटी मिल रही होती है और सर्वर को भी मिलती है। जो डेटा सेंड किया जा रहा होता है ना क्लाइंट के कंप्यूटर में, वो डेटा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता, वो इनक्रिप्ट करके सेंड किया जा रहा होता है। तो HTTPS वाली ना उनमें ये एक टेक्निक होती है। स्टिल देखो ना, HTTPS के ऊपर भी जितने भी ये जो रोग एक्टर्स हैं इंटरनेट के ऊपर, जो आपके कंप्यूटर की एक्सेस लेना चाहते हैं, वो फिर भी अटैक जनरेट कर लेते हैं, यानी कि दे have become a little more powerful than HTTPS sometimes। ठीक है, तो HTTP तो खुद बहुत ही vulnerable होगा, फिर उसके ऊपर तो थ्रेट्स ज्यादा इजीली जनरेट किए जा सकेंगे, डेटा को करप्ट किया जा सकेगा, इंटरसेप्ट किया जा सकेगा डेटा को। समझ रहे मेरी बात कि नहीं? अब खैर हम इसको किस तरह से रोक सकते हैं, मैंने बता दिया, दोनों यूजर के कंप्यूटर में भी सेंड की जा सकती है और आपकी वेबसाइट ओनर्स या वेब सर्वर्स के ऊपर भी डीएनए इसकी फार्मिंग अटैक्स जनरेट किए जा सकते हैं, ताकि आपको हर दफा रीडायरेक्ट किया जाए किसी और की वेबसाइट के ऊपर। और किसी और की वेबसाइट होगी तो वेबसाइट को ओपन करोगे तो आप उसके ऊपर हो सकता है कोई एडवर्टाइजमेंट्स हो, आप चीज परचेज करने पे आमादा हो जाए, क्या ख्याल है? या एक चीज ऐसे आपको वो किया जाए कि जी आपको मर्सिडीज गाड़ी मिल रही है जस्ट इन 40 लाख और मॉडल कौन सा 2018 2019, तो आप जब उसको खरीदने के लिए या कोई इस तरह की परचेज करने के लिए आप कहेंगे यार तो बहुत सस्ती चीज मिल रही है, ऑर्डर करें ऑनलाइन। उसके फेक रिव्यूज जनरेट किए होंगे उन्होंने, वेबसाइट के फेक रिव्यूज एंड फेक वो जो क्या रेटिंग्स वगैरह होती हैं वो जनरेट की हुई। क्या ख्याल है, समझ रहे मेरी बात के नहीं? तो ये कितना आसान काम होगा, है ना? तो अगर 1000 लोगों को थ्रेड्स जनरेट किए जाएं इस तरह के 1000 कंप्यूटर्स पे, कोई तो डेटा लिखेगा ना अपना, तो जस्ट इमेजिन बहुत सारे लोग क्या करेंगे, लिखेंगे ना कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे ना, क्योंकि ये एक सोशल एक्सपेरिमेंट है। जब एक इंसान को कोई चीज सस्ती मिल रही होती है तो वो परचेज करता है। तो ये एक प्रैक्टिकल बिजनेस माइंड के लोग होते हैं। जिस तरह नहीं आप लोग शॉप पे जाते हैं, जितने कपड़े हैंगर में लटके हुए होते हैं ना लोग वो कम खरीदते हैं, लेकिन अगर वो हैंगर से उतार के एक बड़ा सा टेबल के ऊपर फेंक दिए जाए ना तो लोग उसको ज्यादा पसंद करते हैं। उनकी साइकोलॉजी होती है कि जो हैंग हुए हुए कपड़े दे माइट बी एक्सपेंसिव, लेकिन जो खोल के रख दिए ना इनकी प्राइस थोड़ी सी कम होगी, हालांकि सेम 100%। तो ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं, सेलिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं कि हाउ टू सेल थिंग्स। लोग किस चीज को, इसी तरह से एक चीज लगी हुई है 1000 रुपए की, नो वन इज परचेजिंग, बट इफ आई राइट समथिंग लाइक मैं 4000 प्राइस लिख देता हूं और बोलता हूं 75% ऑफ, एवरीवन विल कम एंड परचेज इट। ऐसा होता है कि नहीं होता? सो इट इज पॉसिबल, मैं कर सकता हूं ऐसे। मैंने चीज 1000 की ही बेचनी, बट नो वन इज कमिंग एंड बाइंग। मैं क्या करूं, उसको 4000 का स्टिकर लगा के उस पर क्या कर दूं 75% ऑफ। तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा कि यार ये 75% ऑफ, आई हैव बीन वेरी लकी, मैंने 4000 में नहीं खरीदा, अब मैं 1000 रुपए की खरीद लूंगा तो बस मैं जीत जाऊंगा, बाकी दुनिया हार जाएगी। ठीक है, तो इनफैक्ट आपने परचेज ही कितने का किया है, जितने की प्राइस थी उसकी। तो दीज आर सर्टेन ट्रिक्स जो कि इस्तेमाल की जाती है बाय द सेल्समैन। ठीक है, या एक मार्केटिंग जो स्ट्रैटेजीज डिजाइन करते हैं। ठीक है, यही वेबसाइट वाला बंदा भी कर सकता है। क्यों, उसके पास मार्केटिंग वाला बंदा नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, उसका अपना दिमाग भी तेज है, वो भी कर सकता है। खैर, इनको कैसे बचाया जा सकता है? एंटीवायरस के जरिए बचाया जा सकता है। सेकंड, if the DNS server itself has been infected rather than the user's computer, it is much more difficult to mitigate the risk. अगर DNS सर्वर खुद करप्ट हो जाए ना, चूंकि आप अपने कंप्यूटर पे तो एंटीवायरस इंस्टॉल कर सकते हैं, किसी और के सर्वर पे आपके इख्तियार में तो नहीं है ना, आप किसी वो तो आपको हमेशा गलत ही वेबसाइट पे लेके जाएगा। ठीक है, पहली बात। दूसरा ये कि अब बहुत सारे ब्राउजर्स इस तरह के हैं जो फिशिंग, ये जो फार्मिंग और फिशिंग अटैक्स है उनसे अलर्ट आपको बता देते हैं कि यार आप कहीं और जाना चाह रहे थे, ये आपको कहीं और लेके जा रहा है। ठीक है, यानी IP एड्रेस डिफरेंट है उसका। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक द स्पेलिंग्स एक्सेट्रा, ये भी आपको मैंने बता दिया। सेकंड, जो लास्ट ऑप्शन है वो पैडलॉक निशान, ताले का निशान या HTTPS एक दफा लाजमी देख लिया करें किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हो। अदरवाइज ऑलवेज बी ऑन योर टोज एंड बी कॉशियस के इफ यू आर ब्राउजिंग विद HTTP प्रोटोकॉल देयर माइट बी समथिंग दैट कुड हैपन विद योर ब्राउजर और योर कंप्यूटर। डू नॉट क्लिक ऑन एनी एडिशनल थिंग। दीज आर द सर्टेन क्लूज व्हिच आई एम टेलिंग यू, अलीशा।
These are the certain clues जो मैं आपको बता रहा हूँ कि HTTPS कर रहे हैं, फिर भी आपको कॉशियस होना पड़ता है कि गलती से मेरा किसी अनवांटेड लिंक पर मैं ना क्लिक कर दूं। ठीक है, हर चीज के पीछे क्या चल रहा होता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल ही रही होती है। एड गार्ड्स, हाँ, अब एड गार्ड सॉफ्टवेयर होते हैं जो एडवर्टाइजमेंट्स को ब्लॉक करते हैं। ठीक है, रुक जाते हैं। इस तरह के बहुत सारे डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं जिसको आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके तो आप उनकी एंटीवायरस, एंटी स्पाईवेयर, एंटी फिशिंग सॉफ्टवेयर, एंटी हैकिंग सॉफ्टवेयर, एंटी एडवेयर, जी वो एड गार्ड जो से वो एंटीवायरस की मिसाल है। जी एड ब्लॉकर्स क्यों लीगल नहीं होता? वेबसाइट के एड ब्लॉक्स ऑन कर नहीं, वो एक वेबसाइट लेजिटिमेट, हम इलेजिटिमेट की बात कर रहा हूँ। उनके एड्स ब्लॉकर लोग इस्तेमाल करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस यूज करती हैं, पेड होती हैं ये। ठीक है, लीगल ना होता तो पैसे भी ना देने पड़ते। फिर एक है सोशल इंजीनियरिंग। अब सोशल इंजीनियरिंग क्या है कि ये साइबर क्रिमिनल क्या करता है, वो आपकी सोच के मुताबिक आपके ऊपर अटैक जनरेट करता है, और बड़े मजे के अटैक होते हैं इसके अंदर। अब पहली बात, मजे का अटैक क्या है, मतलब कहता है कि साइबर क्रिमिनल क्रिएट्स अ सोशल सिचुएशन व्हिच कैन लीड टू अ पोटेंशियल विक्टिम ड्रॉपिंग देयर गार्ड्स। मतलब अपने जो विक्टिम है वो इस बात पे आमादा हो जाता है कि जी नाउ आई एम इन सेफ हैंड्स, और उसके बाद कहानी क्या होती है, खराब हो जाती है। मतलब जब वो विक्टिम, जो भी विक्टिम होने वाला होता है, जैसे नहीं वो जो हनी ट्रैप प्लांट्स होते हैं, पता उनके बारे में कि नहीं? स्पाइनी एंट ईटर के बारे में पता है मुझे? नहीं क्या, क्लेमाइडोमोनास उसका नाम है एक का। वो एक पौधा सा होता है जिसमें स्पाइक्स खुले हुए होते हैं, और उसके अंदर से ना एक वो जो स्वीट सी ना फ्रेग्रेंस निकल रही होती है, और चींटियां या सॉरी जो हनी बीज है ना वो आती है उसके अंदर ना उसको टेस्ट करने के लिए। तो जैसे ही उसके अंदर कुछ एकदम वो क्या करता है, बंद हो जाता है। समझ आ रही बात की नहीं? तो इस तरह का ना अब ट्रैप किया जाता है उसको। तो विक्टिम क्या करता है, वो खुद ही एक सिनेरियो डेवलप किया जाता है, विक्टिम उसमें आता है, और जैसे ही उसके अंदर एंटर होता है तब बंद नहीं, मतलब विक्टिम हमारा कंप्यूटर वाला क्या होता है, वो अपने सारी अथॉरिटी जो है ना वो साइबर क्रिमिनल के पास चली जाती है। जिस भी किस्म का थ्रेट साइबर क्रिमिनल ने प्रोड्यूस किया होता है उस तरह का जो है ना थ्रेट इस तरफ आ जाता है। दिमाग सही रखो अपना, तुम किधर निकल जाते हो थोड़ी देर बाद। अब इसमें 5 डिफरेंट बातें हैं जो हम डिस्कस करेंगे, 5 डिफरेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, पहला जी इंस्टेंट मैसेजिंग। डिड आई टेल यू इंस्टेंट मैसेजिंग? इंस्टेंट मैसेजिंग कल बताया था ना, आपको मैसेज करता है कोई फेसबुक पे जी, अब वो मैसेज भी कैसा इंटरेस्टिंग करेगा कि आपके अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप करेगा। ठीक है, यस और नो, गॉट इट? सोशल इंजीनियरिंग वाला, आपका चेहरा किसी और चेहरे से मिलता है? समझ आ रही बात है कि नहीं आ रही? आई हैव सीन अ पर्सन जस्ट लाइक यू स्टैंडिंग विद द टॉम क्रूज, सो जस्ट फिगर आउट वाज इट यू और समवन एल्स। समझ आ रही बात है कि नहीं? एंड ये भी हो सकता है someone is abusing you on a certain social media platform, someone is using your profile। मतलब मेरी बात समझ आ रही है? ये भी बड़ा एक थ्रेट हो सकता है कि आपको कोई बोले कि यार आपका कोई नाम वहां पे इस्तेमाल करके बहुत गलत यूज कर रहा है उसको, वो ये देखो ये लिंक है उसका, आप कहोगे वो तेरी कौन है, वो मेरा नाम इस्तेमाल किया, क्लिक करता हूँ इसकी ऐसी की तैसी, और ऊपर से आपको जूतियां पड़ने लग जाएंगी, साइबर क्रिमिनल आपको मारेगा। मगर क्या हो नजर, ये तो मेरी तरफ से एक क्या था, उन्हीं तो बचपन में हम 5 रुपए के नोट के साथ ना धागे से बांध के ना रखते थे, और धागा ना दूर, तो जैसे ही आता था ना तो हम खींच देते थे उसको। तो ये इस तरह की ना सोशल इंजीनियरिंग में ना ऐसी बेट्स दी जाती हैं, ऐसे ना वो चालाकियां की जाती हैं बाय द साइबर क्रिमिनल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये जो जैसे प्रैंकस्टर्स टाइप के जो होते हैं, ये ऑल वही टेक्निक है इसमें होती है। एक इंस्टेंट मैसेजिंग हो गई, फिर दूसरा है स्केयरवेयर। अब स्केयरवेयर क्या है? दिस इज ऑफन डन यूजिंग अ पॉपअप मैसेज दैट क्लेम्स दैट द यूजर्स कंप्यूटर इज इन्फेक्टेड विद अ वायरस। हालांकि वायरस होता नहीं, एम ही कह देता हो भाई आपके कंप्यूटर में तो ऐसा वायरस है कि बस आग लग जानी है आपके कंप्यूटर में, तो इसको बचाने के लिए जल्दी से ये वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लो तो ये बस डन हो जाएगा, मुझे पता लग गया कि कौन है ये। आई हैव अ सॉफ्टवेयर which can guard your computer from this specific type of a virus. Oh, your computer is at potential risk. Just do something and download this antivirus software before tonight, otherwise it will expire and tomorrow इसके लिए आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। आज तक ये फ्री है, आप क्या करेंगे? बस आज ही करना है इसको, फ्री है ना तो आज ही करना है, फायदा हो रहा है मुझे लेकिन वो नुकसान होगा। ठीक है, सोशल इंजीनियरिंग है ये।
फिर ईमेल या फिशिंग स्कैम्स, आई टोल्ड यू, लेजिटिमेट कंपनीज के नाम इस्तेमाल करके, उनके लोगोस इस्तेमाल करके एक अच्छी कह लें कि एक प्रोफेशनल ईमेल फॉर्मेट इस्तेमाल करके आपके कंप्यूटर पर सेंड की जाती है। कोई ना हो, कोई तो, सारे ना हो, कोई तो क्या होगा, उसके ट्रैप में आ ही जाएगा ना। फिर है जी बेटिंग। अब बेटिंग क्या होता है कि जी अब ये जो क्या नाम है साइबर क्रिमिनल है, वो किसी जगह में इन्फेक्टेड कंप्यूटर प्रोबिंग मशीन छोड़ देगा। इन्फेक्टेड कंप्यूटर प्रोबिंग मशीन। कंप्यूटर प्रोबिंग मशीन कौन सी वाली होती है, जैसे फ्लैश ड्राइव हो गई, कोई मेमोरी कार्ड हो गया, कोई ऐसी चीज होगी कि जब आप बोलोगे कोई देख तो नहीं रहा, जेब में डाल, जेब में डाली, यहाँ पे आके अटैच की, बस इसकी जरूरत थी आपके कंप्यूटर में, बस वो इंस्टॉल हो गया। क्योंकि आपको पता है वायरसेस हार्ड ड्राइव भी अटैच करने से होते हैं, वायरसेस मेमोरी कार्ड्स, जो इन्फेक्टेड मेमोरी कार्ड्स वो भी कंप्यूटर में इंसर्ट करने से आ जाते हैं, या तो फ्लैश ड्राइव भी अटैच करने से आ जाते हैं। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? ये समझ आई? क्या ख्याल है जी? व्हाइट बोर्ड पे आना है। तो मैं क्या बात कर रहा था कि इसमें किसी भी जगह पे ऐसी कोई चीज रख दी जाती है, ठीक है, जिससे क्या होता है कि यूजर्स, आप ना करें, बेशक आप लोग अच्छे बच्चे ना करें, आप सोचें क्या हर बंदा पाकिस्तान में, न्यू इसमें इंडिया में, दुनिया में आप कोई चीज रख देंगे और वो उठाएगा नहीं वहां से? टेल मी, उठाएंगे ना लोग? किताबें सिर्फ नहीं चोरी होती, किताबें, इल्म नहीं चोरी होता, क्योंकि किसी को जो इल्म वाला बंदा होगा वो किताब क्यों चोरी करेगा? इल्म चोरी नहीं होता, बाकी कोई भी चीज हो वो क्या होती है, चोरी हो जाती है। ठीक है, खैर फोन कॉल्स भी की जाती हैं। आई टोल्ड यू, फोन कॉल्स एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम इस्तेमाल करके आपको ब्राइब किया जा रहा होता है, या आपको थोड़ा सा कह लें कि कोई फियर आपके अंदर प्रोड्यूस किया जाता है ताकि आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन उसको दें। ठीक है, जैसे आई टोल्ड यू कि जनरल हेडक्वार्टर से किसी को फोन आए, GHQ से फोन आए कि जी आई एम मेजर फलाना, या मैं इंस्पेक्टर फलाना बात कर रहा हूँ। नॉर्मली पुलिस स्टेशन से ऐसी कॉल्स आती हैं कि मैं इंस्पेक्टर बात कर रहा हूँ, है मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? नॉर्मली पुलिस स्टेशन से फोन आता है कि जी आपके खिलाफ कंप्लेन आई है कि आप आ जाए, जरा समझना। अब ऐसे लेजिटिमेट जो सा है कोई कॉल आपको दिखने में ऐसे होंगे, यार अच्छा ये तो मेरे बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जानते हैं, तो लेट्स गिव हिम सम मोर डिटेल बिकॉज ये लेजिटिमेट भी हो सकता है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि नहीं। एंड अपने साथ कोई ऐसी कभी सिचुएशन हो ना, बजाय इसके कि आप इंडिविजुअली उस सिचुएशन में जाए बताएं जी किसी को मेरे साथ ऐसे हुआ है, अब मैं इसको किस तरह से गार्ड करूं। तो एक बंदे से तो चले फिर थ्रेट्स ज्यादा के चांसेस ज्यादा होते हैं, 2-4 इकट्ठे हो जाए ना तो फिर वो एक दूसरे को मशवरा और थोड़ी स्ट्रेंथ भी दे देते हैं। जैसे मैंने कॉल की मिसाल समझाई थी आपको, जैसे वो एक बुजुर्ग को कॉल आई और उन्होंने अपनी बैंक डिटेल्स दे दी थी, और जस्ट एक कोड ऐसा था कि जो देना था और वो बस वो भी देने के लिए तैयार थे। कुदरती तौर पर मुलाकात हमारे साथ होगी तो फिर हमने उसको रिवर्ट बैक किया, और जितनी डिटेल्स दे चुके थे उससे बचाने के लिए हमने कहा यार इसको स्टॉप करें किसी तरह से। फॉर एग्जाम्पल, अब ये मैंने जैसे कहा ना, फॉर एग्जाम्पल अ सो कॉल्ड IT प्रोफेशनल कॉल्स ऑन द यूजर्स मोबाइल फोन, ठीक है, या क्लेमिंग देयर डिवाइस हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड इन सम वे एक्सेट्रा। The user is advised to download some special software that allows the cyber criminal to take over the control of that system of the user's computer। तो बस उसके बाद कहानी खत्म। सही है? अच्छा, यहां तक बात समझ आ रही है? तो एक तो ये हो गई। खैर, इन 5 सोशल जितने भी हमने इंजीनियरिंग के जो प्रॉब्लम्स थे जो भी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, और बहुत सारे भी हो सकते हैं, लेकिन एवरी सोशल प्रॉब्लम जो सी इट इज एसोसिएटेड विद द इंस्टॉलेशन ऑफ अ मैलवेयर इन योर कंप्यूटर और समथिंग व्हिच कॉजेज मैल फंक्शनिंग इन द होल सिस्टम। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज। और ये किस वजह से हो सकता है? द होल आइडिया इज बेस्ड ऑन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द सर्टेन ह्यूमन ट्रेट्स। अब ह्यूमन ट्रेट्स कौन से होते हैं? डर, खौफ, इमोशन, जॉय, क्यूरियोसिटी, जो लीड करता है किसी और तरफ लेके जाता है यूजर्स को। ठीक है, सो एम्पैथी एंड ट्रस्ट भी वाज वन ऑफ द, क्यूरियोसिटी, फियर, एम्पैथी एंड ट्रस्ट। ठीक है, ये जॉय, इस तरह की चीज। ठीक है, ये चीजें हमेशा आपको सोशल इंजीनियरिंग में, चूंकि सोशल इंजीनियरिंग में लोगों ने क्या किया होता है, एक्सपेरिमेंट्स किए हुए होते हैं, उनको पता होता है कि लोग जो है ना, और इसके अलावा भी ये एथनिसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप अफ्रीकन है तो आपकी इंटरेस्ट क्या होगा, डिफरेंट होगा। यूरोपियन है तो आपका इंटरेस्ट क्या होगा, डिफरेंट होगा। अमेरिकन है तो इंटरेस्ट क्या होगा, डिफरेंट होगा। एशियन है तो इंटरेस्ट क्या होंगे, डिफरेंट। तो उसके हिसाब से जो है ना फिर आपके ऊपर थ्रेट्स जनरेट किए जाते हैं।
क्लियर हो रही है कि नहीं? जैसे ना दुनिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज रिसर्च कर रही होती है मुख्तलिफ नेशंस के ऊपर, तो उनकी रिसर्च किसी ना किसी जगह पे जाके सेव होती है। तो जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो रिसर्च पढ़ते हैं, उसके हिसाब से फिर थ्रेड्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, वो बहुत फायदे के लिए भी इस्तेमाल होती है, लेकिन कुछ लोग उसको नुकसान के लिए भी यूज करते हैं। क्लियर है ये बात? There is no hacking involved since the user is willingly allowing the cyber criminal to have access to their computer. So, to download malicious software or visit fake website, the user is rushed into making rash decisions. Rash decisions कौन से होते हैं? बस जल्दी जल्दी खराब decisions लेना, जिससे सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, आपका डेटा, आपकी आइडेंटिटी, आपका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो कॉम्प्रोमाइज होती है, आपके जो लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर होते हैं सब खराब हो जाते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ आई? नेक्स्ट टॉपिक है, यहां तक तो वन ऑफ द कह लें कि सेक्शन या टॉपिक ऑफ हमारा इस चैप्टर का मुकम्मल हो गया। ठीक है, अगला जोन सा है कीपिंग डेटा सेफ फ्रॉम सिक्योरिटी थ्रेट्स। कीपिंग डेटा सेफ फ्रॉम सिक्योरिटी थ्रेट्स। ठीक है जी। अब हम पढ़ेंगे सिक्योरिटी मेजर्स कितने हैं, यानी एंटी मैलवेयर्स के बारे में और जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। कीपिंग डेटा सेफ अगेंस्ट या फ्रॉम सिक्योरिटी थ्रेट्स। ठीक है जी। हमारी स्पेसिफिकेशन कहती है कि जी एक्सप्लेन हाउ अ रेंज ऑफ सॉल्यूशंस आर यूज्ड टू हेल्प कीप डेटा सेफ फ्रॉम सिक्योरिटी थ्रेट्स। कैसे मुख्तलिफ चीजें जो उनसे सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से आपको सेफ कर सकती है, जिसमें एक था एक्सेस लेवल है, एंटी मैलवेयर जिसमें एंटी वायरस और एंटी स्पाईवेयर है, ऑथेंटिकेशन टेक्निक्स हैं जिसमें यूजर नेम, पासवर्ड, बायोमेट्रिक्स, 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी आती है। ठीक है, फिर उसके अलावा ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिंग सॉफ्टवेयर अपडेट्स एक्सेट्रा, फायरवॉल इंस्टॉलेशन, प्राइवेसी सेटिंग्स, प्रॉक्सी सर्वर्स। ठीक है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स जिसमें दोनों आ जाएंगे, SSL भी और TLS भी। ठीक है, तो पहली वाली बात करते हैं जी हमारी एक्सेस लेवल्स की। एक्सेस लेवल और एंटी मैलवेयर बताता हूं आपको अभी। अब एक्सेस लेवल क्या होता है? अब हर कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, हर कंप्यूटर सिस्टम में एक्सेस लेवल, किसी को एक्सेस करने का मतलब क्या होगा? कंप्यूटर की एक सर्टेन जगह जिसको आप क्या कर सकते हैं, जाके सर्च कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, न्यू फाइल्स या पुरानी फाइल्स जो ऑलरेडी मौजूद हैं या सॉफ्टवेयर मौजूद हैं उनको डिलीट कर सकते हैं। ये क्या एक्सेस ग्रांट होती है? ये जो एक्शंस परफॉर्म करते हैं, ये दीज एक्शंस कुड बी बेस्ड अपॉन किस चीज के? ये एक्शंस बेस्ड अपॉन किस चीज के हो सकते हैं? एक्सेस राइट्स जो आपने दिए हुए होते हैं। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो चीफ एग्जीक्यूटिव की एक्सेस होगी वो डिफरेंट होगी, और एक नॉर्मल एम्प्लॉय की एक्सेस डेटाबेस के अंदर क्या होगी? डिफरेंट होगी। जैसे एक अकाउंट्स की फाइल है, एम्प्लॉयज को बाकी एम्प्लॉयज की सैलरीज की अकाउंट डिटेल्स नहीं पता होनी चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? नहीं समझ आ रही मेरी बात? समझ आ रही? नहीं पता होनी चाहिए, बिकॉज सम टाइम होता है, अभी कंपनी को नीड नहीं थी किसी चीज की, लेकिन एक एम्प्लॉय आता है, बड़ा काबिल एम्प्लॉय है, कंपनी कहती है नहीं यार मुझे 100% इसकी मुझे जरूरत नहीं है, आई जस्ट नीड हिम फॉर 20-25%। अब वो जरूरतमंद है, ठीक है, उसको जॉब चाहिए, तो कंपनी बोलेगी चलो चलो आ जाओ, थोड़े से पैसों में आ जाओ, वो कहेगा ठीक है आई नीड इट, वो आ जाएगा। अब एक वक्त ऐसा आता है कि कंपनी को एक सर्टेन टाइप के एम्प्लॉय की बहुत ज्यादा जरूरत है, और एम्प्लॉय को पता है कि कंपनी को जरूरत है, तो एम्प्लॉय कहता है कि जी मैं इतने तो सारे पैसे लूंगा, तो कंपनी कहती है कि यार अब तो मेरी मजबूरी है, अदरवाइज तो मुझे लॉस हो जाना है बहुत बड़ा। कंपनी कहती है आ जाओ। अब दोनों पहले वाला एम्प्लॉय अपनी पेरोल पे चल रहा होगा, नया एम्प्लॉय अपनी पेरोल पे चल रहा होगा, तो इसलिए जो अकाउंट्स की जो फाइल होती है वो एक दूसरे से क्या रखी जाती है, हर एम्प्लॉय से दूसरे एम्प्लॉय की जो एक्चुअल अकाउंट फाइल होती हैं वो क्या रखी जाती है? कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है। क्लियर हो रही बात कि नहीं? तो ये एक ऑर्गेनाइजेशंस में ये काम चलता है इस तरह से। वेल अदर देन दैट, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, फॉर एग्जाम्पल इन अ हॉस्पिटल इट वुड नॉट बी अप्रोप्रिएट फॉर अ क्लीनर टू हैव एक्सेस टू द मेडिकल डेटा अबाउट द पेशेंट्स एक्सेट्रा। क्लीनर का काम नहीं है पेशेंट्स के साथ, उसको एक्सेस नहीं मिल, उसका जो डेटाबेस होगा वो सिर्फ
क्लीनिंग स्टाफ के साथ एसोसिएट करेगा। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे डायरेक्टर्स हैं तो उनको पता होना चाहिए नीचे क्या क्या डेटाबेसेस मेरे नीचे काम करें। डेटाबेस मतलब कलेक्शन ऑफ ऑल टेबल्स, एम्प्लॉय डिटेल्स एक्सेट्रा उस पूरे डेटाबेस के अंदर लिखी होंगी, तो किस किस उसके पास पूरी एक्सेस होनी चाहिए, ठीक है। However, consultant would need access to this vital data. अब जो कंसल्टेंट है उसको पेशेंट की डेटा, पेशेंट का जो मेडिकल रिकॉर्ड है वो एक्सेस कर सकेगा, लेकिन जो क्लीनर स्टाफ है, ठीक है, जैनेटर स्टाफ है, वो इसको एक्सेस नहीं कर सकेगा, उसकी नीड ही नहीं है, उसकी जरूरत ही नहीं है। तो डेटा है, एक्सेस लेवल्स आपने डिफाइन कर दिए, किस किस कह लें कि एम्प्लॉय को पेशेंट्स की एक्सेस देनी है या एक दूसरे यूजर की एक्सेस देनी और किसको नहीं देनी, ठीक है, ये भी डिफाइन की जा सकती है। और ये सिर्फ कैसे की जा सकती है, फ्रंट एंड के ऊपर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड्स आपके जनरेट किए जा सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर क्या होता था, स्टूडेंट की एक्सेस डिफरेंट थी, टीचर्स की एक्सेस डिफरेंट थी। अब टीचर्स में भी उसके अलावा जो मैनेजमेंट स्टाफ था उनकी भी एक्सेस क्या थी, डिफरेंट। अब जो टीचर्स हैं वो जब अपने अकाउंट से लॉगिन करते थे तो एक तो वो अपनी मैनेजमेंट भी कर सकते थे, अपनी डिटेल्स वगैरह सब कुछ देख सकते थे, सैलरी, अटेंडेंस, सब्जेक्ट्स जो पढ़ा रहे हैं, क्विजेस कब लेने हैं, जितनी क्लासेस वो ले रहे हैं, उन क्लासेस की जो स्टूडेंट्स की डिटेल्स है वो, किसको कितने नंबर दिए हैं वो, और पूरी असाइनमेंट, क्विजेस, मिड टर्म्स, सेशनल, सारा उनके पोर्टल पे अपलोड होगा। स्टूडेंट को वो चीज़ नजर नहीं आएगी। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? अब वो जो टीचर है वो किसी भी स्टूडेंट की पर्सनल डिटेल्स भी निकाल सकता है, उसके घर का एड्रेस, उसका जीपीए, मेरी बात समझ आ रही है, उसके मार्क्स, उसके सब्जेक्ट्स, उसका सेमेस्टर, उसका डिग्री प्रोग्राम्स, ईयर ऑफ एनरोलमेंट, एनी डिसिप्लिनरी इश्यूज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारा उसके बारे में क्या कर सकता है, इंफॉर्मेशन निकाल सकता है। क्लियर हुई मेरी बात के नहीं क्लियर हुई? सब बच्चे बताएं, ऑल गुड? अच्छा, डेटाबेस में बड़ा आसान होता है लेवल ऑफ एक्सेस प्रोवाइड करना, किस डेटाबेस के किस एंटिटी को किस हद तक एक्सेस देनी है उस पूरे डेटाबेस की। अब डेटाबेस में क्या होता है, टाइप ऑफ डेटा दैट इज स्टोर्ड ऑन द इन ऑल डिफरेंट टेबल्स। अब उस टेबल्स के अंदर जिस भी किस्म का डेटा होगा उसमें एक्सेस एम्प्लॉइज के हिसाब से, जैसे डॉक्टर्स को पेशेंट्स की एक्सेस है, पेशेंट्स को डॉक्टर्स की एक्सेस नहीं होगी, क्लीनर को पेशेंट्स की एक्सेस नहीं होगी, डॉक्टर्स को पेशेंट्स की एक्सेस होगी एक्सेट्रा। ठीक है बात क्या नहीं? सो इट इज एसेंशियल टू डिटरमिन हु हैज द राइट टू रीड, राइट, डिलीट, एडिट द डेटा, किसके पास एक्सेस राइट्स। इसी तरह जो चीफ एग्जीक्यूटिव होगा उसके पास तो सारों की हर चीज की एक्सेस होगी, समझ आ रही है? उसका जो यूजर इंटरफेस है वो डिफरेंट होगा, जो चीफ एग्जीक्यूटिव का या बॉस का जो यूजर इंटरफेस है वो डिफरेंट होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का यूजर इंटरफेस डिफरेंट होगा, एम्प्लॉइज का यूजर इंटरफेस डिफरेंट होगा, और डिफरेंट एम्प्लॉइज का एक्सेस लेवल भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। समझ आ रही कि नहीं? नॉट ईच एम्प्लॉय इज गिवन एक्सेस टू एवरी डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। इन एक्सेस लेवल यू डिलिमिट और रिस्ट्रिक्ट द एम्प्लॉइज फ्रॉम एक्सेसिंग डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा इन अ डेटाबेस। जहां पे जहाज खड़े होते हैं एयरबेस कहा जाता है, जहां पे डेटा ज्यादा सारा मौजूद होता है ऑर्गेनाइज सूरत में उसको डेटाबेस कहा जाता है। ऑर्गेनाइजेशन डेटा की होती है इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। ठीक है, अब इसमें जब एक्सेसेस की बात की जाती है, देयर आर यूजुअली 4 एक्सेस लेवल्स। पहला एक्सेस लेवल्स किसको, पब्लिक को दिया जाता है कि पब्लिक आके इस डेटा को देखे, ऑनलाइन रिसोर्स गिवन होता है, पब्लिक आके चीजें देखे। ठीक है, फिर एम्प्लॉइज की बात आती है। अब एम्प्लॉइज में क्या होता है, कस्टम, दिस अलाउज द यूजर टू फर्दर रिफाइन व्हाट डेटा कैन बी सीन by friends, allowing them to exclude certain contents from selected people। कुछ लोगों से कुछ चीजें छुपाई जाती हैं, फ्रेंड्स को भी आप एक्सेस दे सकते हैं। ठीक है, फ्रेंड्स को भी एक्सेस, उनके पास थोड़ी सी, फ्रेंड्स किनको बोलते हैं, वो एंटिटीज who are relatively more trusted than the public। ठीक है, only people identified as friends by the owner of the data can see certain data। ठीक है, गेम्स भी इस तरह की हो सकती है, गेम डेवलपर जो सा है वो कुछ लोगों को अपना फ्रेंड डिक्लेयर करके उनको पूरे ज्यादा एक्सेस दे सकता है एज कंपेयर टू द नॉर्मल पब्लिक यूजर्स। समझ आ रही है बात ही कि नहीं? इसी तरह से डेटा ओनर्स, उनकी एक्सेस तो हर किस्म की होती है। दिस इज डेटा ओनली द ओनर ऑफ द डेटा कैन सी। एडिट भी वही कर सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड, डिलीट करना है, कुछ भी करना है, द चेंजिंग दैट कैन ओनली बी मेड बाय डेटा ओनर। तो हमेशा से जितना भी डेटाबेस होता है, डेटा ओनर हमेशा क्या करता है कि चेंजिंग अपने पास रखता है, किसी को व्यू करने की देता है। ठीक है, डिलीट, एडिट, चेंज करना उसने अपने पास ही रखा हुआ होता है।
हाँ वो भी करते हैं, जितने भी आपके जो नेटवर्क इंजीनियर्स होते हैं उनका ये टास्क होता है कि वो एम्प्लॉय मिसकंडक्ट को भी मैनेज करें, क्योंकि वो कॉल लॉग्स बन रही होती हैं सर्वर में। हर कंप्यूटर में जब आप जाते हैं और उसके थ्रू ना लॉगिन आईडी पासवर्ड एंटर करते हैं, और उसके बाद फिर क्या होता है कि आप जब कोई चीज़ एक्सेस कर रहे होते हो तो आपकी पूरी लॉग्स बन रही होती है, रिकॉर्ड्स बन रहे होते हैं कि आपके किस किस वेबसाइट को आपने सर्च किया है, उसके हिसाब से फिर आपकी एक पूरी की प्रेसेस मॉनिटर की जा रही होती हैं। ठीक है, कंप्यूटर नंबर इस डेट से इस डेट तक, इस टाइम से इस टाइम तक फलाना लॉगिन आईडी एंटर हुआ था, वो इस कंप्यूटर में सर्फिंग कर रहा था। ठीक है, एंटी मैलवेयर्स कल पढ़ाऊंगा।